मैंने धुरंधर 2 देख ली है और इस वीडियो में मैं आपको अपना ऑनेस्ट फीडबैक दूंगा कि मुझे पिक्चर कैसी लगी, क्या क्या बातें मैंने नोटिस की इस पिक्चर के बारे में और कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने मुझे सोचने पे मजबूर किया। पहली चीज़ तो ये कि ये धुरंधर का फर्स्ट जो पार्ट था उसका सीक्वल है, उसकी कहानी को कंटिन्यू किया है यहाँ पे। पर पिक्चर काफ़ी लंबी है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4 घंटे की है और बहुत सारा एक्शन है। पर जब पिक्चर शुरू हुई थी, सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये थी कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कहानी जहाँ पे वन खत्म हुई थी, धुरंधर वन जहाँ पे उन्होंने एंड किया था, बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने स्टार्ट किया है हमजा अली मज़ारी यानी रणवीर सिंह के कैरेक्टर की बैक स्टोरी से, कि कैसे इंडिया में जब वो थे तो उनकी लाइफ कैसी थी और कैसे ही एंड्स अप बीइंग द स्पाई दैट ही हैज़ बिकम। वो कैसे जासूस बन गए, कैसे हमजा के रूप में आए। पर इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हमजा में जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन था वो वहाँ पे नहीं दिखाया है। शुरू के पिक्चर के लगभग मैं समझता हूँ आधे घंटे तक बैक स्टोरी दिखाई गई है कि किन मुश्किल कंडीशंस की वजह से उनको अल्टीमेटली उनको फांसी की सज़ा हुई और कैसे फिर वहाँ से वो निकल के आ गए इंडियन इंटेलिजेंस सर्विसेज में। पर उनका ट्रांसफॉर्मेशन जो था वो वहाँ नहीं दिखाया है, वो इंटरेस्टिंगली पिक्चर के बिल्कुल लास्ट में दिखाया है, एकदम एंड में। इस पिक्चर के बारे में अपने और ओपिनियंस आपको बताऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल भी स्पॉयलर्स ना हो, और अगर छोटे मोटे स्पॉयलर्स आते भी हैं तो वो ऐसे होंगे जो आपके मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस को बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं करेंगे, कहानी को स्पॉइल नहीं करेंगे आपके लिए। मूवी के स्टार्टिंग में जो बैक स्टोरी दिखाई है उसमें एक बहुत बड़ा पोर्शन 50-60% शायद से सिर्फ एक फाइट सीक्वेंस है। उस फाइट सीन में मैंने कुछ बातें ऑब्जर्व की। पहली चीज़ तो ये कि रणवीर सिंह की जो वेपन हैंडलिंग है, जैसे वो गन को हैंडल कर रहे हैं, जैसे फायर कर रहे हैं, उनका पूरा जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत अच्छा लगा। वो देख के ऐसा लग रहा था कि इन्होंने वेपन्स ट्रेनिंग, एटलीस्ट बेसिक वेपन्स ट्रेनिंग तो जरूर की होगी इस सीन के लिए तैयारी करते समय। दूसरी बात मैंने ये नोटिस की, इस पूरे एक्शन सीन में बहुत सारे सीक्वेंसेस ऐसे थे जहां ऐसा लग रहा था कि रणवीर सिंह की ट्रेनिंग, कोरियोग्राफी, एक्शन सीन की कोरियोग्राफी बिल्कुल वैसे ही है जैसे जॉन विक में थी। मुझे ये धुरंधर 2 का ये सीन देख के जॉन विक के बहुत सारे हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन्स की याद आ रही थी, स्पेशली जब वो शार्प वेपन्स को ऑपरेट करते हैं, चाहे चाकू हो गया, धुरंधर 2 में एक तलवार दिखाई है। उन सब का जो प्रयोग धुरंधर 2 में दिखाया है वो देख के, कोरियोग्राफी देख के आपको थोड़ी बहुत जॉन विक की याद जरूर आएगी। तो ये पूरा एक्शन सीक्वेंस काफ़ी इंटेंस है और जो प्रोटैगनिस्ट है रणवीर सिंह, उनका जो ऑब्जेक्टिव था यहाँ लड़ाई करने का, उस ऑब्जेक्टिव के साथ आप सिंपथाइज करोगे, क्योंकि जो बैक स्टोरी दिखाई है, मैं आपके लिए स्पॉइल नहीं करूँगा, बैक स्टोरी ऐसी बिल्डअप किया है कि आपको महसूस होता है रणवीर सिंह के लिए और आप उसको रूट करते हो, आप चाहते हो कि वो जीते, वो इन लोगों से जवाब ले, क्योंकि उसके साथ बहुत अन्याय हुआ था। जनरली हम जब स्पाई मूवीज़ देखते हैं तो अगर किसी स्पाई की बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि वो स्पाई बना कैसे, तो उसमें एक एलिमेंट रहता है कि उसको देश के लिए कुछ करना है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग था। जो बैक स्टोरी दिखाई थी हमजा की, उस बैक स्टोरी को देख के आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति देश से, देश के सिस्टम से पूरी तरह ऊब चुका है, इसको अब देश के सिस्टम पे भरोसा नहीं रहा। ऐसे इंसान को वो रिक्रूट कर लेते हैं एक एजेंट बनने के लिए, और फिर वो इंसान कितना ज़्यादा इस बात के लिए मोटिवेट हो जाता है कि उसको देश की रक्षा करनी है, जो कि जब उसको रिक्रूट किया गया था तब वो इस जोन में, इस माइंडसेट में नहीं था। तो स्टोरी की कलाकारी ऐसी है, राइटिंग ऐसी है कि आप कन्विंस हो जाओगे कि रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है वो इतना परेशान हो गया था इंडिया में, इसकी सिचुएशन ऐसी बन गई थी, पर फिर भी वो बाद में आके इंडिया के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गया। अगली बात जो पिक्चर के बारे में नोटिस की, बहुत सारे कैरेक्टर्स इस पिक्चर के ऐसे हैं जो फर्स्ट पार्ट में भी देखे थे हमने, जिनको देख के लगता था कि ये बिल्कुल जिन रियल आदमियों पे आधारित हैं बिल्कुल वैसे ही लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पिक्चर में भी थे चौधरी असलम, जो संजय दत्त का किरदार है, जिस रियल इंसान के ऊपर वो आधारित है, उनकी अगर आप फोटोज़ देखेंगे तो उनका जो पूरा हुलिया है वो देखने में बिल्कुल वैसा ही है जैसे संजय दत्त को उन्होंने मेकअप किया है, जैसा उनको अटायर दिया है। ये तो फर्स्ट पिक्चर में था। कुछ और कैरेक्टर्स भी ऐसे थे जो बिल्कुल रियल की तरह थे, पर सेकेंड पिक्चर में मुझे लगता है कि इस चीज़ को वो बहुत आगे लेके गए हैं। एक तो ये चौधरी असलम हो गए, उसके बाद आसिफ अली जरदारी का जो कैरेक्टर मूवी में है वो भी रियल जरदारी से काफ़ी मिलता जुलता लगता है। और इस पिक्चर में एक तो कैरेक्टर ऐसा था कि लग रहा था कि भाई रियल पॉलिटिशियन को ही बैठा दिया उन्होंने, और वो था नवाज शफीक का कैरेक्टर। देखिए नाम भी कितना नज़दीक है रियल पॉलिटिशियन से। इस कैरेक्टर को जब आप पिक्चर पे देखते हैं तो यकीन मानिए मुझे एक बार तो देख के ऐसा लगा कि अरे ये पॉलिटिशियन इस पिक्चर में कैसे आ गया, बट वो पॉलिटिशियन नहीं है,
दाद देनी पड़ेगी जिसने मेकअप किया है, जिस तरह से कास्टिंग की गई है, एकदम ऐसा लगता है कि वो रियल पॉलिटिशियन ही पिक्चर में काम कर रहा है। ये देख के ना मुझे याद आई एक 1994 की मूवी की, फॉरेस्ट गंप उसका नाम था। उसमें इस चीज़ को एक अलग तरीके से अप्रोच किया था। उसमें उन्होंने क्या दिखाया था कि फॉरेस्ट गंप जो इस पिक्चर का प्रोटैगनिस्ट है, वो उस समय के यूएस प्रेसिडेंट्स के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। नाउ इंटरेस्टिंग बात यह है कि फॉरेस्ट गंप आई थी 1994 में, और उसमें फॉरेस्ट गंप का किरदार टॉम हैंक्स निभा रहे हैं। उस पिक्चर में जिन प्रेसिडेंट्स को उन्होंने दिखाया है टॉम हैंक्स के साथ इंटरैक्ट करते हुए, चाहे वो कैनेडी हो गए, चाहे वो लिंडन बी जॉनसन हो गए, वो उस समय जिंदा नहीं थे जब पिक्चर की शूटिंग हुई थी। तो पर जब आप पिक्चर देखोगे और उसमें वो सीन्स देखोगे जहाँ पे प्रेसिडेंट्स और टॉम हैंक्स एक साथ हैं, तो आपको लगेगा कि बिल्कुल रियल है। पर वो उन्होंने किया था बहुत कमाल के सीजीआई से, और उसी चीज़ के लिए उनको बाद में ऑस्कर्स में विजुअल इफेक्ट्स के लिए ऑस्कर भी मिला था। अगली बात जो इस पिक्चर के बारे में बहुत क्लियरली नोटिस होती है, बहुत गालियाँ हैं इसमें। हालांकि पहली में भी थी, पर जब मैंने फर्स्ट पिक्चर को थिएटर में देखा तो उसमें गालियाँ दिखी मेरे को, पर जब मैंने उसको नेटफ्लिक्स पे देखा तो मैंने देखा कि गालियों को सेंसर कर दिया उन्होंने, बीप कर दिया है या थोड़ा साइलेंट कर दिया है। पर सेकेंड पिक्चर में तो मुझे लगता है फर्स्ट वाली से काफ़ी ज़्यादा गालियाँ हैं। तो गलती से भी अगर आप सोच रहे थे ना कि आप पूरी फैमिली के साथ जाके पिक्चर देखोगे, ऐसा मत करना, क्योंकि बहुत सारी गालियाँ हैं और मुझे लगता है कि कुछ ऐसी गालियाँ भी हैं जो हम रेगुलर भाषा में उतनी नहीं सुनते। इनफैक्ट एक कैरेक्टर है इस पिक्चर में जो कि फर्स्ट में नहीं था, मेजर इकबाल यानी अर्जुन रामपाल का जो कैरेक्टर है, उनके पिता को भी इस पिक्चर में दिखाया है। उनका नाम था ब्रिगेडियर जहांगीर। वो 2-3 सीन है उनके इस पिक्चर में, और वो जब जब स्क्रीन पे आते हैं भर भर के गालियां देते हैं, और बहुत सारी गालियां देते हैं। उनका पिक्चर में काम ही ये है कि वो अपने बेटे को और अपने नौकरों को गाली ही दे रहे हैं, और बहुत तरह तरह की गाली दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ओवरऑल जो गालियों की संख्या है इस पिक्चर में, वो फर्स्ट पिक्चर से काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा हो सकता है कि ये बात फैक्चुअली सही ना हो जो मैं कह रहा हूँ, ये सिर्फ मेरा परसेप्शन हो, और मुझे शायद इसलिए ऐसा लगा हो क्योंकि इसमें जो गालियाँ हैं सेकंड पिक्चर में, वो क्विक सक्सेशन में बहुत सारी हैं। तो जैसे कि कैरेक्टर था ब्रिगेडियर जहांगीर का, वो पूरे सीन में बस गालियाँ ही दे रहे हैं। सिमिलरली पिक्चर के स्टार्टिंग में जो बैक स्टोरी दिखाई है, उसमें भी एक पर्टिकुलर सीन आता है जहाँ पे बहुत गालियाँ दी जा रही हैं। तो इतनी सारी गालियाँ इतने साथ दी गई हैं, तो लगता है कि बहुत ज़्यादा गालियाँ हैं। फर्स्ट पिक्चर का जो फासला का जो सॉन्ग था, जो अक्षय खन्ना की जिसमें एंट्री होती है, वो बहुत एपिक बन गया था। एक उसकी कल्ट फॉलोइंग उस गाने की बन गई थी अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस की वजह से, और वो गाना भी काफ़ी कैची था। तो उस गाने की सिचुएशन पे सेकेंड पिक्चर में भी एक गाना है, एक म्यूजिक सा सेटअप तो है, और उसमें जैसे फर्स्ट पिक्चर में अक्षय खन्ना सेंटर पे थे, इस पिक्चर में रणवीर सिंह सेंटर पे है। पर अगर मैं अपना ओपिनियन कहूँ तो मुझे लगता है कि अक्षय खन्ना का जो परफॉर्मेंस था, या उनके अराउंड जो सेटअप था, जो म्यूज़िक था, जो ओवरऑल सिचुएशन बनी हुई थी, उसके कंपैरिजन में सेकंड वाला जो था वो उतना पंची या उतना इफेक्टिव नहीं लगा जो फर्स्ट पिक्चर में अक्षय खन्ना का लगा था। इस पिक्चर में दाऊद इब्राहिम के कैरेक्टर को भी दिखाया गया है, उसका नाम है बड़े साहब, और इस बात पे फोकस किया गया है कि कैसे पाकिस्तान में बैठ के दाऊद इब्राहिम के कहने की वजह से इंडिया में कुछ अटैक्स हुए, और ओवरऑल जो मास्टरमाइंड था वो दाऊद इब्राहिम था, उसने ही परमिशन दी या उसने ही फाइनेंशियल बैकिंग दी। इन सारी बातों को इस पिक्चर में हाईलाइट किया गया है। सबसे बड़ी बात इस पिक्चर के बारे में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं इस मूवी में दिखाई गई हैं जो कि भारत में एक्चुअली हुई थी। जैसे मैंने कहा, दाऊद इब्राहिम का जो रोल था इस पिक्चर में दिखाया गया है। दूसरी बात, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी शपथ ले रहे थे, पहली बार प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे, उस सीन को भी इस पिक्चर में एक न्यूज़ रिपोर्ट की तरह दिखाया गया है। उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डीमोनेटाइजेशन का अनाउंसमेंट किया था, नोटबंदी की थी, उसको भी मूवी में दिखाया गया है। और इंटरेस्टिंगली उस पूरी नोटबंदी की जो सिचुएशन है उसको ऐसा कन्वे किया गया है पिक्चर में कि ऑपरेशन ग्रीन लीफ करके इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक चीज़ सोची हुई थी, और इंडियन गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना था कि पाकिस्तान से जो फंडिंग आ रही है इंडिया में, स्पेशली यूपी के इलेक्शंस को अफेक्ट करने के लिए, उस फंडिंग को रोकने के लिए डीमोनेटाइजेशन का ये बड़ा कदम लिया गया। फिर उरी के अटैक्स के बाद जो इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसको भी इस पिक्चर में दिखाया गया। और जैसे फॉरेस्ट गंप में किया था, इस पिक्चर में भी बहुत सारे जो रियल इवेंट्स इंडिया में हुए थे उनको टीवी पे दिखाया गया कि कैसे हमजा का कैरेक्टर है या कोई और है, वो लोग टीवी पे उन चीज़ों को देख रहे हैं जो भारत में एक्चुअली हुई थी। फिर पंजाब में जो ड्रग्स की प्रॉब्लम चल रही है, जो एक रियल प्रॉब्लम है, उसको भी स्टोरी के साथ जोड़ा गया है। और मैं कह सकता हूँ कि स्टोरी का एक इम्पॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट है
और एक कैरेक्टर है इस मूवी में जो पंजाब की ड्रग्स के प्रॉब्लम के साथ जुड़ा हुआ है और हमजा के पास्ट के साथ उसका एक बहुत क्रूशल कनेक्शन है, उसको भी स्टोरी में बहुत अच्छे से पिरोया गया है। मैंने नोटिस किया है कि भारत में जब भी कोई ऐसी पिक्चर बनती है जिसमें पाकिस्तान का जिक्र होता है, स्पेशली पाकिस्तान की पॉलिटिकल या उनके मिलिट्री लीडरशिप का, तो इस बात को अक्सर बताया जाता है पिक्चरों में कि जो भी पिक्चर का मैसेज है वो पाकिस्तान की जनता या पाकिस्तान एज अ कंट्री के खिलाफ नहीं है, उनके टेररिस्ट नेटवर्क्स या उनके कुछ लीडरशिप के खिलाफ है जो कि भारत के अगेंस्ट प्लॉट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में भी वो चीज़ पिक्चर में बताई गई थी और धुरंधर के सेकेंड पार्ट में भी एक सीन है जहाँ पे एक्चुअली हमजा ही इस बारे में बहुत डिटेल में बोलता है कि कैसे वो पाकिस्तान की जनता के खिलाफ या देश के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे, उनका जो भी एक्शन है वो टेररिस्ट के अगेंस्ट है या उनके नेटवर्क्स के अगेंस्ट है, उसको वो डिसमेंटल करना चाहते हैं। पिक्चर का नाम है धुरंधर द रिवेंज, ऑफिशियली इसका नाम धुरंधर 2 नहीं है, द रिवेंज नाम में ही है। तो आप समझ सकते हैं कि इस पिक्चर में सारा फोकस रिवेंज पे किया गया है। फर्स्ट पिक्चर में दिखाया गया था कि कैसे पाकिस्तान में कुछ गैंग्स ने या कुछ लोगों ने कैसे भारत में बहुत बड़े बड़े इवेंट्स क्रिएट किए, ऐसे इवेंट्स क्रिएट किए जिसमें लोगों की जानें गई, उनका रिवेंज इस पिक्चर में दिखाया गया है। क्योंकि रिवेंज की बात की जा रही है तो इस मूवी में आपको भर भर के एक्शन सीन्स मिलेंगे और कहीं कहीं पे एक्शन सीन्स बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल हैं, प्रोडक्शन वैल्यू बहुत ज़्यादा है, गाड़ियाँ उड़ रही हैं, बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं। इनफैक्ट पिक्चर का जो क्लाइमैक्स है उसमें एक बहुत लंबा एक एक्शन सीन है। अर्जुन रामपाल को ऐसा पोर्ट्रे किया गया है कि वो अल्टीमेट विलन है इस पिक्चर के, और एंड में अर्जुन रामपाल और हमजा के कैरेक्टर के बीच में एक बहुत बहुत बड़ी फाइट होती है और वो फाइट सीक्वेंस भी बहुत लंबा है। पहले थोड़ी बहुत फिस्ट फाइट होती है, फिर फायर फाइट होती है, फिर फिस्ट फाइट होती है, फिर एक चेस सीक्वेंस है, फिर लास्ट में फिस्ट फाइट होती है। तो जब आपका विलन बहुत बड़ा होता है, बहुत इफेक्टिव होता है, तो ये जनरली कहा जाता है कि आपको उसका एंड भी बहुत ही एपिक, बहुत क्लासिक दिखाना है। तो मुझे लगता है कि इस पिक्चर में भी जो एंड का जो फाइट सीक्वेंस है वो उस चीज़ को केटर करता है कि अच्छा जो मेन विलन है उसको हमको ख़त्म करना है अगर, तो बहुत बड़े स्केल पे ख़त्म करना है। पिक्चर में ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स हैं जो पिक्चर के विलन्स कहते हैं, जो एज अ व्यूअर, एज एन इंडियन व्यूअर आपको बहुत गुस्सा दिलाएंगी, आपके इमोशंस को बिल्कुल झकझोर के रख देंगे, क्योंकि भाषा ऐसी इस्तेमाल की है कि आपको गुस्सा तो आएगा ही। तो मेरी ये समझ है कि इन तरह की लाइंस को बोलने का पर्पज़ ये होता है कि ऑडियंस इस चीज़ के लिए प्राइम हो जाए, इसके लिए तैयार हो जाए कि जो ये बात कह रहा है, इतनी गलत, इतनी गंदी बातें कह रहा है, उसके साथ तो बहुत बुरा बर्ताव, बहुत बुरा हश्र होना ही चाहिए। पूरी मूवी में आपको बहुत सारा एक्शन देखने को मिलेगा और ये एक्शन गोरी है। जैसे फर्स्ट पिक्चर में भी जब रहमान डकैत एक व्यक्ति को मार रहा होता है तो कैसे उसका सर ही फोड़ देता है वो, और उसको दिखाया गया है। सेकेंड पिक्चर में भी ऐसा एक दो जगह पे है जहाँ पे ग्राफिकली बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ें हैं जो स्क्रीन पे दिखाई गई। इस पिक्चर के लास्ट में जो एक फायर फाइट दिखाई है ना, उसमें जनरली लोगों की कंप्लेंट रहती है, जो मुझे भी रहती है, कि जो वो गन्स यूज़ कर रहे हैं उनकी बुलेट्स कभी ख़त्म ही नहीं होती। तो जब मैं पिक्चर को देख रहा था तो मैंने उस समय भी ये चीज़ मुझे एहसास हुई कि इतनी देर से, चाहे वो हमजा का कैरेक्टर हो चाहे वो मेजर इकबाल का कैरेक्टर हो, दोनों गोलियां चला रहे हैं पर उनकी गोलियां ख़त्म क्यों नहीं हो रही। पता नहीं कौन सी स्पेशल गन है उनके पास कि देखने से उनकी मैगजीन बहुत छोटी लग रही है, पर वो फायर किए ही जा रहे हैं पर उनकी बुलेट्स ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। इस पिक्चर को देख के मेरा परसेप्शन ये था कि जो इस पिक्चर की मेन स्टोरी है उसका मेन डेवलपमेंट फर्स्ट पार्ट में उन्होंने कर दिया था। सेकेंड पार्ट इज टोटली फोकस्ड ऑन रिवेंज, तो एक्शन सीक्वेंस उस हिसाब से बहुत ज़्यादा है। थोड़ा बहुत सेकेंड पार्ट में बैक स्टोरी पे ध्यान दिया गया है, पर मैं समझता हूँ कि ये टोटल रिवेंज बेस्ड पिक्चर है, तो स्टोरी का डेवलपमेंट इसमें उतना ज़्यादा नहीं था। बस उतने ही ट्विस्ट एंड टर्न डाले हैं कि आपको पिक्चर में इंटरेस्ट बना रहे। पर पिक्चर के बिल्कुल लास्ट में, क्लाइमैक्स का भी एकदम लास्ट कहूँगा, शायद लास्ट के 10 मिनट में वो सीन आता है जहाँ पे एक ऐसा सरप्राइज, ऐसा फोड़ू सरप्राइज मिलता है आपको कि आपको लगता है कि अरे भाई ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। आपके मुंह से कोई साउंड निकलेगा जब आप पिक्चर में वो सीन देखोगे, ओ ऐसा कुछ तो साउंड निकलेगा, क्योंकि वो बहुत बहुत ही अमेजिंग लेवल का सरप्राइज है। वो मैं स्पॉइल नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने वो स्पॉइल कर दिया तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। उसको तो आप पिक्चर में खुद ही देखिए। पर टोटली पैसा वसूल सरप्राइज पिक्चर के बिल्कुल आखिरी में है। इस पिक्चर का अगर मैं ओवरऑल फीडबैक कहूँ तो ये जनरली एक अच्छी पिक्चर है, पर मैं ये कहूँगा कि अगर पहली पिक्चर आपको बहुत अच्छी लगी थी, अगर आपको
फर्स्ट पिक्चर 10 on 10 एकदम परफेक्ट लगी थी, तो ये पिक्चर आपको उतनी अच्छी नहीं लगेगी। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ये पिक्चर फर्स्ट पिक्चर के कंपैरिजन में थोड़ा सा इट फॉल्स शॉर्ट। अगर आप इसको एक इंडिपेंडेंट पिक्चर की तरह देखते हो, इसको फर्स्ट के साथ नहीं देखते हो, तो ये अच्छी पिक्चर है। पर फर्स्ट के कंपैरिजन में मुझे लगता है कि ये जो स्टैंडर्ड सेट कर दिया था फर्स्ट पिक्चर ने, ये पिक्चर वहाँ तक स्पेशली स्टोरी के स्टैंड पॉइंट से नहीं पहुंच पा रही है। मैंने फर्स्ट पिक्चर के बारे में भी मेरा जो ओपिनियन था उसके बारे में एक वीडियो बनाया था, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।